खेतीबाड़ी जिस देश के अधिकांश लोगों की जीविका हो और वहाँ किसी गांव में अगर सेच व्यवस्था अच्छी नहीं हो तो क्या हाल होती है, वो इस समसपुर गांव को देखकर ही पता चलता है। इस गांव में कोई नदी, नहर, यहाँ तक कि एक तालाब तक नहीं है। इस गांव के तरफ देखने से सिर्फ बंजर सूखा जमीन दिखाई देता है। हरियाली की समारोह बहुत कम है। ऊपर से प्राकृतिक अवस्थानगत कारण से इस गांव में बारिश भी बहुत कम होती है। इसलिए सिर्फ बारिश के मौसम के ऊपर निर्भर करके यहाँ खेतीबाड़ी उतना अच्छा नहीं होता। खेतीबाड़ी अच्छा ना होने के कारण यहाँ के लोगों के आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। सभी बहुत गरीब है। यहाँ के लोग सामान्य खेती और सरकारी राशन के ऊपर निर्भर करके जीवित है। और जिस साल बारिश अच्छी नहीं होती उस साल इस गांव के लोगों की स्थिति और भी बुरे होते हैं। तो वे अपने पेट चलाने के लिए छोटे छोटे झुंड में एकदम सुबह सुबह जंगल के लिए रवाना हो जाते। पीपलगर नाम के वो जंगल सोमसपुर गांव से 10 किमी की दूरी पर थी, इसलिए पैदल जंगल पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता। जंगल के अंदर जाके वे बड़े बड़े साल के पत्ते और सूखे लकड़ियां इकट्ठा करते। दिन भर वो सब इकट्ठा करने के बाद सूरज ढलने से पहले वे गांव लौट आते। इन लकड़ियों को गांव वाले खाना पकाने के लिए जलाने के तौर पर इस्तेमाल किया करते और वो साल के पत्ते शहर के कुछ महाजन खरीद कर ले जाते। वे उन पत्तों से थाली, छोटी कटोरी आदि बनाने के लिए कारखाने में ले जाते। इन महाजन बर्तन आदि बनाने के लिए बहुत पैसे कमाते हैं, पर इस गरीब गांव वालों को बहुत ही कम पैसे देकर वो पत्ते खरीद कर ले जाते। इस गांव के 2 लड़के सौरभ और अनीस जो शहर में रहते हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सौरभ कोर्ट में काम करता है और अनीस रिपोर्टर है। महीने में 1-2 बार वे गांव आते हैं और बाकी समय शहर में रहते हैं। इस सोमसपुर गांव के मुखिया है वेणुगोपाल जी। गांव के सभी लोग इनको बहुत सम्मान करते हैं। किसी का कोई अभियोग या कोई समस्या होने पर वेणुगोपाल जी के पास आया करता। सौरभ और अनीस घर आया है, ये सुनते ही उन्होंने दोनों को बुलाए हैं। तुम दोनों हमारे गांव के गर्व हो। उच्च शिक्षा करके शहर में अच्छे नगरी कर रहे हो। तुम्हारे सोच विचार भी बहुत उन्नत है, इसलिए आज मैंने तुम दोनों को बुलाया है। अगर तुम दोनों एक समस्या का समाधान कर सको, और इस समस्या के बारे में तुम दोनों भी बहुत अच्छे से जानते हो, वो है पानी। पानी की कमी के कारण हमारे गांव में कितने दिनों से खेती नहीं हो पा रहा है। पिछले कुछ सालों से ठीक से बारिश ना होने के कारण अब हाल और भी खराब है। पहले कुछ सब्जियां फिर भी उगते थे, पर अब वो भी नहीं हो पा रहा है। तुम दोनों इस बारे में एक बार सोच कर देखो ना, अगर कुछ किया जाए, नहीं तो कुछ सालों के बाद हम सबको गांव छोड़कर चले जाना होगा। हाँ ताऊ जी, सच में ये बहुत ही चिंता का विषय है। हम गांव आते ही मन खराब हो जाता है। सभी गांव वाले कितने कष्ट करके दिन यापन करते हैं। जब आप कह रहा है तो कुछ न कुछ व्यवस्था करना ही होगा। यहाँ बारिश तो ना के बराबर होता है, तो कैसे भी करके यहाँ के सेच व्यवस्था को ठीक करके इस समस्या का समाधान करना होगा। इस हफ्ते हम दोनों गांव में ही रहेंगे। इस बीच हम दोनों बातचीत करके आपको बताऊंगा। ये कहकर सौरभ और अनीस वेणुगोपाल जी के वहां से चले गए। फिर सौरभ और अनीस गांव के एक जगह पर रुककर इस बारे में बातचीत करने लगा। अच्छा सौरभ, तूने ताऊ जी को बताया कुछ न कुछ करना ही होगा, लेकिन कैसे? तुझे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला? कई वर्षों से हमारे गांव में पानी की समस्या है। हम भी तो बचपन से ये सुनकर बड़ा हुआ कि हमारे गांव में पानी की कमी के कारण खेती ठीक से नहीं होता। एक हफ्ते के अंदर क्या व्यवस्था होगा? अरे इसका मतलब ये नहीं कि एक हफ्ते के अंदर पानी का इंतजाम हो जाएगा और खेतीबाड़ी शुरू होगा। मैं पापा के मुंह से सुना था, एक बार सेच दफ्तर से एक परिकल्पना किया गया था
यहाँ से 25 किमी दूर घिया नदी से नहर काटकर इस गांव में पानी लाया जाएगा। नहर खोदने का काम भी बहुत दूर तक हो गया था। फिर पैसों का हिसाब इधर उधर होने के कारण वो काम बंद हो गया था। प्रशासनिक क्षेत्र से बातचीत करके हम सब मिलकर फिर से उस अधूरे काम को अगर पूरा कर सके तो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मतलब सभी गांव वाले को मिलकर काम करके उस नहर को खोद कर हमारे गांव तक लाना होगा। हाँ, मानता हूँ ये काम बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं। यही है वो जगह। घिया नदी से नहर काटकर यहाँ तक लाने के बाद ये काम बंद हो गया था, सरकारी पैसे इधर उधर होने के कारण। ये घटना बहुत साल पहले की है। इस नहर के नीचे बहुत नरम और हरे घास उगे हैं, इसलिए पास वाले गांव के एक लड़का वहाँ भेड़, बकरियां, गाय आदि चराने के लिए लाया है। यहाँ सौरभ और अनीस सेज दफ्तर और उच्च अधिकारियों से बात करके परमिशन ले लिया है। पहले से अनुमति प्राप्त सोमसपुर तक नहर खोदने का अधूरा काम अब सभी गांव वाले फिर से खोदकर समसपुर तक ले जा सकते हैं। सौरभ और अनीस गांव के मुखिया के खास आदमी चुनीराम जी और कुछ गांव वाले को लेकर वो जगह दिखाने लाया है। लेकिन सब कुछ देखने के बाद चुनीराम जी ने कहा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम दोनों ये कैसे सोचा कि गांव वाले मिट्टी खोदेगा और वो नहर हमारे गांव समसपुर तक चलाएगा। ये एक आली कल्पना है। धुत, ये कैसे होगा? तुम दोनों ने क्या इसे बच्चों का खेल समझा है? ये एक बहुत बड़ा काम है जिसके बारे में तुम दोनों का कोई अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें क्या लगा बस किताब के 2 पन्ने पढ़कर शिक्षित हुए हो तो सब कुछ कर लोगे? चाचा, आपने सही कहा। आपके तरह हमें इन कामों में कोई अभिज्ञता नहीं है, पर हम ये जरूर कह सकते हैं अगर सब गांव वाले मिलकर उत्साह के साथ काम करें तो ये काम असंभव नहीं है। तुम्हारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। जो लोग ये काम करेगा उससे एक बार पूछे तो पता चलेगा। सब लोग बताओ, क्या इतना लंबा रास्ता मिट्टी खोद के नहर को हमारे गांव तक ले जाना संभव है क्या? नहीं, ये करना बिल्कुल असंभव नहीं है। होगा। संभव नहीं है। सौरभ और अनीस ने सोचा था ये प्रस्ताव सब लोग उत्साह के साथ मान लेगा, लेकिन ये क्या, पिछले 1 हफ्ते से वे दोनों बहुत भागा दौड़ी किया है। आज इस ऑफिस तो कल दूसरे किसी ऑफिस में। दोनों का अच्छा जान पहचान है, इसलिए ये संभव हुआ था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद जब परमिशन मिला तब ये क्या हुआ? अचानक तेज पानी बहने का आवाज आने लगी तो सभी लोग उस तरफ देखने लगे। घिया नदी के डैम से पानी छोड़ा है और वो पानी इस नहर में प्रवेश करना शुरू किया है। यहाँ उस नहर के नीचे वो लड़का बैठे बैठे भेड़ बकरियों को चरा रहा था। अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला कि नहर में बहुत तेजी से पानी आ रहा है, क्योंकि उस वक्त वो लड़का नींद में थी। लेकिन उसके पशुओं को पता चल गया था, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। अब इस लड़के को भी लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है। अब वो लड़का अपना जान बचाने के लिए दौड़ने लगा और तब ऊपर खड़े हुए सभी लोग परेशान होकर देखने लगे। ऊपर आने के बाद उस लड़के ने देखा कि उसका बकरी का बच्चा अभी भी नीचे पड़ा है। ऊपर आने के वक्त उसको लाना भूल गया है। तब वो लड़का फिर से नीचे जाने लगा। तब चुनीराम ने कहा, ओए लड़का, अब नीचे मत जा, पानी बहुत पास आ गया है। इतने गहरा नहर से कोई तुझे पानी से नहीं निकल पाएगा। उस बकरी को बच्चे का आशा छोड़ दे, नीचे मत जा, अभी ऊपर आ जा। अब तू चाहकर भी ऊपर नहीं आ पाएगा। विशाल पानी का बहाव तुझे बाहर कर ले जाएगा। अरे तू एक बार पीछे मुड़ कर देख, पानी तेरे पास आ गया है। आज तेरा मौत निश्चित है। अब कुछ उपाय नहीं है। एक बच्चे की साहस देखकर सभी बहुत आश्चर्य हो गए थे और एक बकरी के बच्चे के प्रति उसका प्यार देखकर और भी आश्चर्य थे। इतने शोर सुनकर उस लड़के की मम्मी यहाँ भागते हुए आई है। वो लड़का चुनीराम को कुछ बताने का कोशिश कर रहा था।
वो मुझे क्या बताना चाह रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। असल में मेरा बेटा ठीक से बात नहीं कर सकता और उसे ठीक से सुनाई भी नहीं देता है। उसने अनुमान किया है कि आपने चिल्ला चिल्ला कर उसको बहुत उत्साहित किया है और आपके उत्साह के कारण उसको ऊपर आने के लिए ताकत मिला है, नहीं तो वो मर जाता। वो आपको ये सब बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है बाबू, अब हम चलते हैं। क्या चाचा कुछ समझे? अगर उत्साह मिलता है तो इंसान किसी भी कठिन काम में भी सफल हो सकता है। अच्छा हुआ कि उस लड़के को ठीक से सुनाई नहीं देता। आपने उस लड़के को जो कहा, अगर उसे सुनाई देता तो वो यहीं पर पानी में डूबकर मार जाता। मैं क्या कह रहा था, अगर हम सब मिलकर गांव वाले को उत्साह देंगे तो वो नहर हमारे गांव तक ले जाना संभव हो। चाचा आप क्या कहते हो? इस घटने से चुनीराम बहुत अनुतप्त हुआ था और मन ही मन सोच रहा था कि वो छोटा सा लड़का बहुत कुछ सिखा के गया और उत्साह देने से सब कुछ संभव है। तो उसने सौरभ के बातों को दोहराया। अब मुझे लग रहा है हो जाएगा। तुम सब लोग मिलकर नहर को काट कर हमारे गांव तक ले जा पाओगे ना? क्या कहते हो सब? हाँ, हम कर पाएंगे। हम जरूर करेंगे। हम जरूर करेंगे। आत्मविश्वास की प्रतिध्वनि जैसे सोमसपुर गांव के आकाश बातास में गूंज रही थी। कई पुरुषों से पानी के लिए हाहाकार करता हुआ असहाय लोगों के अंदर जैसे नई ऊर्जा जागृत हुआ। अगले दिन सुबह गांव के पुरुष महिलाएं सभी रवाना हुए। मिट्टी खोदने के लिए अपने अपने कुदाल और जरूरी सामान लेकर जाने लगे। अभी तक सूरज नहीं उठा और गांव वाले का काम शुरू हो गया। कोई मिट्टी खोद रहा है, कोई उस मिट्टी को उठा रहा है और महिलाएं उस मिट्टी को ले जाकर नहर के दोनों किनारे को मजबूत कर रही है। इस तरह से प्रतिदिन सुबह सुबह काम होते गई। जितने दिन बीतते गए उस नहर का लंबाई उतनी बढ़ती गई। लगातार कुछ महीनों तक काम होने के बाद नहर खोदने का काम लगभग संपूर्ण हो गया। अब बस पहले से खोदा हुआ नहर से इस नहर का संयोग कर देने से इस गांव में पानी आना शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते और भी कुछ महीने बीत गए। अब बारिश के मौसम आई है। अब इस नहर में हमेशा पानी रहती है और इस नहर के दोनों किनारे हरियाली से भर गई है। कभी जो बंजर सूखा जमीन होकर पड़ा रहता, अब वही जमीन हरे भरे फसलों से खिल उठा है। अब पहले की तरह सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर निर्भर करके साल में एक बार खेती नहीं, बल्कि साल भर कभी चावल, कभी आलू, कभी राई तो कभी गेहूं, मूंगफली, गोभी आदि तरह तरह के फसलें उगने लगे। रूखे सूखे और फीके वर्ण के सोमसपुर गांव आज हरियाली से भर गई है, जैसे कि इस गांव को एक नया जीवन मिला हो। ये परिवर्तन कोई जादू टोना या मैजिक नहीं है, सोच परिकल्पना और सभी गांव वाले के सम्मिलित प्रचेष्टा परिश्रम के कारण संभव हुआ है। असल में सबके अंदर एक शक्ति छिपी रहती है, बस उस शक्ति को जागृत करने के लिए किसी का जरूरत पड़ता है। सौरभ और अनीस की तरह। शाबाश, तुम दोनों का जरूरत अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सोमसपुर गांव के तरह अभी भी कई गांव पड़ा है।
दोस्तों, अब सबको हमारी ये नई कहानी कैसी लगी वो कमेंट में लिखकर जरूर बताना। और अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आगे ऐसे ही सुंदर सुंदर कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल डिंग डोंग हिंदी कहानी को अभी सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को दबा के रखिए। थैंक यू।